तो जैसे मान लीजिए कोई गया एक बोर के लिए, तो कहते हैं कि जाओ पहले कबीर से मिल लो, अपने बेटे से, और माने जब कमीशन उनको दे तब जाके बोर होता है। छूछी तो ही कोम न पूछी। टीआई को थाने में गोली लगती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है। मतलब सरकारी इलाज का सिस्टम इस लायक नहीं है ना कि एक इमरजेंसी हैंडल कर ले। तो क्या जनता को इतना बेवकूफ मोदी यहाँ झूठ बोल के गए हैं कि भाई बहनों हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। कथरी ओढ़ के जितना घी जनार्दन मिश्रा जी पी नहीं, शायद कौनो नेता पीस हो। राम पहले आए कि मोदी पहले आए? फेल इंसान को इस बार हम सांसद नहीं बनाएंगे। LLB पढ़ी महिला को बनाएंगे, वो हमारे विकास करेंगे। डिप्टी सीएम कहता है कि होंडा के स्कूटर बिकने में हमने गिनीज रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म कर दोगे तो हर आदमी होंडा खरीदेगा, अपनी गाड़ी से। झूठा प्रधानमंत्री हमको रीवा के लिए नहीं चाहिए। लेटरिन साफ करके फोटो खिंचवाएंगे मोदी से आगे, मोदी झाड़ू लगाएंगे और लेटरिन साफ करके। साइकिल में चलते थे वो जब TRS के कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग सब साथ हैं। जांच में एक भी दोषी नहीं। 400 किलो RDX कहाँ से आ गया हिंदुस्तान में? भारत का प्रधानमंत्री नहीं जानता। मन की बात क्यों करते हैं, काम की बात क्यों नहीं करते? नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान 24 पे। आज मध्य प्रदेश में लगभग 6 सीटों पे पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण में रीवा लोकसभा शामिल है। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि रीवा की जनता का आखिर मूड क्या है। यहाँ झूठ बोल के गए हैं कि भाई बहनों हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। क्या रीवा की जनता मांगी थी मोदी से? अपने मुंह से कह गए थे ना, मत बनने सरकार बनी, दिए 400 का, 450 का सिलेंडर दिए। ऐसे झूठा प्रधानमंत्री हमको रीवा के लिए नहीं चाहिए। नीलम मिश्रा को हम लोग जिताएंगे। नीलम मिश्रा हमारी इस तरह का झूठ नहीं बोलेगी जिस तरह मोदी जी बोले हैं। मोदी क्या हमारे शहर की पूरी एक इंच जमीन सरकारी बेच डाले। क्या बचा है हमारे रीवा में? अब यहाँ से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो कितना विकास है रीवा लोकसभा? विकास देखिए, देवलाउन बंधा तो हमारी कांग्रेस ने बनवाया, TRS कॉलेज हमारी कांग्रेस ने बनवाया, न्यायालय हमारा कांग्रेस ने बनवाया, बिजली विभाग का जो वो कार्यालय है वो कांग्रेस ने बनवाया, मार्तंड स्कूल जो है वो हमारी कांग्रेस ने बनवाई, और आपका हॉस्पिटल इतना बड़ा संजय गांधी हमारी कांग्रेस ने बनवाई। क्या किए हैं? भाजपा सरकारी जमीन बेचने के अलावा मोदी कुछ नहीं किए हैं। भाजपा कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? एक महिला होके पाकिस्तान को चाइना लाहौर तक खदेड़ के 13 दिन में मारा था। चीन को चाइना बॉर्डर तक एक महिला इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की खदेड़ के मारी थी। आवाज चीन 11,000 किलोमीटर हमारे भारत में घुस आया, बड़े बड़े मकान बनवा लिए। क्या 36 इंची का सीना लेके मोदी जी क्या कर रहे हैं? अगर हम बात करें रीवा लोकसभा सीट की, तो जनार्दन मिश्रा 10 साल से सांसद हैं। कितने बार वो आपसे मिलने आए? देखिए, हम 10वीं पढ़ा इंसान को इस बार 10वीं फेल इंसान को इस बार हम सांसद नहीं बनाएंगे। LLB पढ़ी महिला को बनाएंगे, वो हमारे रीवा का विकास करेंगी। क्या जरूरतें हैं रीवा की जनता की? रीवा की जनता की यह जरूरत है कि हमारे रीवा को मिला क्या? गरीबों को राशन 5 किलो, ये मनमोहन सिंह की देन है। 5 किलो 2.5 किलो भाजपा देती थी और 2.5 किलो मनमोहन सिंह पूरा करके 5 किलो करके गए हैं। तो ये 5 किलो गल्ला मनमोहन सिंह की देन है, वरना मोदी जी की नहीं देन है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि फ्लाईओवर, रेलवेज ये सब जनार्दन जी की देन है रीवा में। फ्लाईओवर देने से क्या हम गरीबों का क्या पेट भर जाएगा? क्या हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? बताइए, क्या हमारी बहन बेटियों की पढ़ाई की फीस माफ हो जाएगी ओवरब्रिज से? क्या ओवरब्रिज में मगर जमीन कितनी बिची? 6 एकड़ 57 डिसमिल समान स्कूल की जमीन बिकी है। एक फ्लाईओवर आपके सिरमौर चौराहे में बना। सब सिरमौर चौराहा लेके नीम चौराहा सैनिक स्कूल तक रोड के किनारे पूरी जमीन बिक गई। ऐसी फ्लाईओवर नहीं चाहिए कि तुम हमारा भारत का। इसके पहले हमारे यहाँ
3 पंचवर्षीय प्रेमलाल मिश्रा रहे हैं विधायक, उन्होंने 1 इंच जमीन नहीं बेचा। इसके बाद हमारे महाराजा पुष्पराज सिंह 3 पंचवर्षीय रहे, उन्होंने 1 इंच जमीन नहीं बेचा। तो जनार्दन मिश्रा जो हैं उन्होंने 10 साल में क्या काम किया? जनार्दन मिश्रा 10 साल में वही काम किए हैं, कहीं भाई आओ लेटरिन साफ कर दो, बस वही एक काम किए। क्या बोल रहे हैं? लेटरिन साफ करके फोटो खिंचवाइन के हम मोदी से आगे मोदी झाड़ू लगाइन था और लेटरिन साफ करके वहाँ हरिजन बस्ती में दिखवाइन के हम मोदी से बड़ा नेता है। कचरे का ठेला ढोए हैं बस। रीवा के विकास में एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज दूसरा नहीं खुला, जो पहले से खुला था 50 साल पहले, वही आज भी चल रहा। कोई दूसरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं खुला, एक भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं खुली। बच्चे तमाम दर दर एडमिशन के लिए भटक रहे हैं। तो ये तमाम सारे यहाँ का जो बेरोजगार है, जो यहाँ का नौजवान है, तमाम पुणे जाता है, बंगलौर जाता है और माने पूरे बॉम्बे जाता है, दूसरे प्रदेशों में जाता है। यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। नौजवान जो है 10-10 हज़ार रुपए के लिए तरस रहा है। आज नौजवान जो है दारू और कोरेक्स और माने गांजा में लीन है। क्यों लीन है? इसलिए कि उसके पास कोई काम नहीं है। चैन स्नैचिंग क्यों हो रही है? इसलिए कि उसके पास कोई काम नहीं है। आज बाप को मार रहा है नौजवान बेटा दारू के लिए, गांजा के लिए। ये हालत हो गई है अपने जनार्दन जी के चलते। ये जनार्दन जी, मोदी जी, ये मिल करके, जनार्दन जी हाथ मोदी जी की तरफ न उठाते हैं। तो मोदी जी ने जो कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे, काला धन आया क्या? नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? और जो जितने भी उनने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। राम मंदिर कहते, अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने करवा दी। इस देश के अंदर कोई भी एक शंकराचार्य वहाँ नहीं गया। जो धर्म, लेकिन राम मंदिर को तो वो अहम मुद्दा बना रहे हैं कि तो, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। हाँ नहीं, राम पहले आए कि मोदी पहले आए? इस देश के अंदर राम पहले आए। राम तो सबके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है आज रीवा में टीआरएस कॉलेज है, सबसे बड़ा कॉलेज है। आज वो 3 शिफ्ट में चल रहा है। क्या वो फैक्ट्री है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतने साल से मध्य प्रदेश में देश में 10 साल से शासन है और अपने मध्य प्रदेश में 3 पंचवर्षीय चौथा चल रहा है। एक कॉलेज आप नहीं बनवाते, आप क्या विकास कर रहे हैं? हमें तो चाहिए पढ़ाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो चीज़ें तो कहीं नहीं। फ्लाईओवर से हमारा विकास हो जाता है। क्षेत्र की जनता अगर चली जाए माननीय सांसद जी के पास, तो जैसे मान लीजिए कोई गया एक बोर के लिए, तो कहते हैं कि जाओ पहले कबीर से मिल लो अपने बेटे से, और माने जब कमीशन उनको दे तब जाके बोर होता है। कहा जाता है कि वो बेहद सरल साधारण व्यक्तित्व के हैं, उन्होंने कुछ भी पैसे अपने लिए नहीं बचाए, उनका रीवा में घर तक नहीं वो इतना साधारण सरल है कि वो कुछ जानता ही नहीं है। कबीर जी जानते हैं। दिल्ली जाने ना भोपाल बंगला है उनका, दिल्ली में बंगला है। रीवा के पास और किसी काम के लिए कहिए तो वो कह देते हैं कि हमका थोड़ा वोट दिया है, मोदी का दिया है, मोदी के लहजा काम खातिर। साइकिल में चलते थे वो, जब टीआरएस के कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग सब साथे में थे, साइकिल पे चलते थे। आज उनकी जो ये आर्थिक स्थिति है, सर्वे कर लिया जाए, अरबों के आदमी हो गए 10 साल के अंदर। कहाँ से पैसा आया? गेहूं बेच करके आया क्या? कितने एकड़ की जमीन है? कौन सी उनके पास फैक्ट्री है? इतना पैसे का उनका कौन से सोर्सेज है? तो उनका ये पता किया जाए ना कि नाजायज सोर्सेज से वो पैसा इकट्ठा हुआ है। जो माने जनता के टैक्स का पैसा आता है, जनता का टैक्स गवर्नमेंट के चलाने के लिए कलेक्ट किया जाता है कि जनता की सुविधाओं के लिए काम किया जाएगा। नाली बनेगी, सड़क बनेगी, उनके लिए फैक्ट्री बनेगी, उनके लिए रोजगार बनेगा, उनके लिए अस्पताल बनेंगे, उनके लिए रेलवे चलेंगी। ये तमाम सारी चीज़ों के लिए न धन इकट्ठा होता है। लेकिन धन जा कहाँ रहा है? कलेक्ट हो रहा है। पूरा पैसा जो है कबीर जी के पास, जनार्दन जी के पास। तो अब सारी जनता इनसे उब चुकी है, सारी जनता समझ चुकी है कि अब इनके द्वारा कोई काम नहीं होना है। इसलिए पुनः मोदी जी को नहीं चुनना है, ना जनार्दन जी को चुनना है। जनार्दन जी से इस जिले की जनता भारी तौर पर दुखी है। 5 इसलिए और आवास में बेवकूफ़ बना के रखे हैं पूरी जनता को। वो तो अपोजिशन पे सवाल उठाते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी अपोजिशन बांट रही है, तो वो तो खुद ही बांट रहे हैं। और मुफ्त के नाम पे और हिंदू मुस्लिम करके ही तो वो चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा
आम जनता के हित के लिए उन्होंने आज तक में कोई बता दे कि उन्होंने आम जनता के व्यक्तिगत हित के लिए क्या काम किया है। बात करें, केंद्रीय विद्यालय में 40 सीटें हुआ करती थी, मोदी जी ने उसको घटा के 32 कर दिया। 8 सीट तो आप ऑलरेडी घटा दिए, स्कूल कहाँ बढ़ाए आप, तो शिक्षा कहाँ मिलेगी हमें, ये बताइए आप। अगर हम रीवा लोकसभा सीट के जमीनी मुद्दों की बात करें, राम मंदिर से परे और बाकी चीजों से, तो जमीनी मुद्दे रीवा लोकसभा सीट के क्या हैं? जनता क्या कहती है? हाँ, जनता ये कहती है कि हमें रोजगार चाहिए। किसान ये कहता है, आज किसान फटीचर आवारा मवेशियों के कारण माने सारी रात टार्च लिए खेतों में घूमता है, ठंड की रात। महंगाई और बेरोजगारी हाहाकार मचाए हुए है। कोई भी किसी भी बच्चे का पिता अपने बच्चों को इतनी महंगी शिक्षा दिला रहा है और नौकरी का कहीं कोई बच्चों को रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि वो पढ़ लिख करके आगे उनको नौकरियां मिलेंगी कैसे। इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। आपको पता है, अंबानी जी ने जो स्कूल खोला है उसकी फीस 1 महीने की 5 लाख रुपए है। हमारे रीवा का कौन सा ऐसा आदमी है जो अंबानी जी की स्कूल में पढ़ा सकेगा। इसलिए देश की जो शिक्षा की व्यवस्था एक तरह की जानी चाहिए। ये नहीं कि अमीरों के बच्चे अलग स्कूल में पढ़ें, गरीबों के बच्चे अलग स्कूल में पढ़े। फिर जो यूपीएससी की परीक्षा होगी, जो पीएससी की परीक्षा होगी, दोनों एक साथ कंपटीशन कैसे कर पाएंगे। और गरीब का बेटा जो है फटीचर स्कूल में पढ़ेगा और गरीब ही रहेगा, आजीवन माने उसको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे से एजुकेशन के लिए नए इंस्टीट्यूट खोले जाएं। शिक्षा के अलावा जो अस्पताल हैं, अच्छे से अच्छे अस्पताल खोले जाएं। और ये जो सयाने लोग हैं, सयाने लोगों को भी ये इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम इनके ऊपर भी लागू की जाए। ये 60 साल से जो आदमी ऊपर हो जाता है उसके लिए सीनियर सिटीजन इसका कोई वो नहीं है। तो ये सीनियर सिटीजन की मांग है। सीनियर सिटीजन की मांग। तो अब हमारे पास कुछ युवा साथी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। जी सर। देखिए, जनार्दन मिश्रा जी हमारे पड़ोसी हैं और वो जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो हर सभा में बोलते थे, छूछी तो ही को न पूछी। बघेली में कहावत बोलते थे कि छूछी तो ही को न पूछी। और बघेली में हम भी उनको एक कहावत कहना चाहते हैं, कथरी ओढ़ के जितना घी जनार्दन मिश्रा जी पी नहीं तो शायद कौनो नेता पीस हुई। 3 प्रमुख काम जो उन्होंने किए हैं, वो ट्रैंकर का काम किया, यात्री प्रतीक्षालय का काम किया और ग्रेवर रोड का काम किया। ग्रेवर रोड एक ऐसी रोड है जो माने आज रोड बनी है और कल उसमें पानी गिर जाए, हवा चल जाए तो उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता है। मतलब पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया जो है वो ग्रेवर रोड है और ट्रैंकर है। इसी तरह ट्रैंकर में भी घोटाला। तो 50% कमीशन का जो खेल चला है, चाहे वो इनके विधायक हों चाहे सांसद हों, ये इसी तरह से लूटने का काम किए हैं। कथरी ओढ़ के दम भर घी पी नहीं। अब जनता उनका पूरी तरह से नकार दी सी। अब आने वाले समय में कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती नीलम अभय मिश्रा जी का जनता मतदान करी, भारी बहुमत से जिताई। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि रीवा की जनता का सर और पैर दोनों घी की कड़ाही में है। दामाद मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, तो और जनार्दन मिश्रा जी हैं ही सांसद। तो क्या लगता है, रीवा की जनता है खुश? रीवा की जनता बिल्कुल खुश नहीं है। इन लोगों का नारा डबल इंजन का नारा। हमारे जो भगवंत मान जी यहाँ पे सभा करके गए थे, उन्होंने भी एक नारा दिया था। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, अगर इंजन में दम है तो एक ही काफ़ी है। तो अगर इंजन में दम है तो एक पर्याप्त है। तो हमारे नीलम मिश्रा जी जो हैं वो जब जीतेंगी तो पर्याप्त मौजूदगी से काम करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी से। तो भैया ये बताइए, इस बार जो ये इंडिया गठबंधन है सक्षम है मोदी के खिलाफ, या फिर कहें कि एनडीए के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है पूरी तरीके से? देखिए, हमारे देश में शांतिपूर्ण आंदोलन से चीज़ें चलती थी। संविधान ने तय कर दिया कि जनता को शस्त्र उठा के सरकारों के खिलाफ नहीं जाना। आज उस संविधान ही खतरे में है। एक दिन सदन की कार्यवाही में 140 सांसद बर्खास्त हो जाते हैं। ऐसा प्रजातंत्र में संभव है क्या? जो नेता बोले वो जेल में जाएगा। रशिया में पुतिन तो मार डालते हैं, मोदी जी को इतना नहीं आता होगा तो जेल में डालते हैं। महुआ मोइत्रा बोली, वो जेल चली गई। अरविंद जी ने खिलाफत की, वो जेल चले गए। शिबू सोरेन ने खिलाफत की, वो जेल गए। नवाब मलिक महाराष्ट्र से बोलते थे, वो जेल चले गए। आज फेडरल सिस्टम में सीएम को इम्यूनिटी क्यों नहीं है? ही इज हेडिंग द सिस्टम।
वो कार्यपालिका के मुखिया होते हैं। अगर किसी कार्यपालिका के मुखिया को इतनी इजाज़त नहीं है कि जो गलत हो रहा है उसको गलत कह सके, मोदी जी सुनना क्यों बर्दाश्त नहीं करते? इस सम्मानीय प्रेस को क्यों नहीं बात करते? वो 10 साल हो गया प्रेस से उन्होंने बताया नहीं क्या जनता को सवाल पूछने का प्रजातंत्र में हक नहीं है? नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का भगवान बन गए हैं, हरि बन गए हैं वो भ्रष्टाचार के। हरि कथा अनंता, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। आप मेरे से 300 घंटे बात करो, मैं बात करूंगा मोदी जी के भ्रष्टाचार से। भारत आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री है जिसकी व्यक्तिगत गलतियों के कारण भारत को 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ये जो भाजपा है, क्या उसका दबदबा इतना मजबूत है कि सारे अपोजिशन को एक होना पड़ा उनके खिलाफ लड़ने के? देखिए, भाजपा का प्रभाव नहीं, ये पढ़े लिखों की दुनिया थी, लेजिस्लेशन से काम चलता था। पहला आदमी आया जो अपराध से सारा काम करता। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने साफ कर दिया। पहले कहते थे स्विस बैंक से डिटेल लाएंगे, अब हाथ कांपते हैं एसबीआई से डिटेल मांगने में। एसबीआई ने बहाने बनाए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 4 महीना लगेगा। जब कोर्ट ने कहा बेटा सुधर जाओ, लाइन पे आ जाओ, तो 24 घंटे के अंदर डिटेल्स आ गए। ये सरकार की नीयत तय करती है। भारत का संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जनता को समर्पित करने के पहले कहा था कि इसका परफॉर्मेंस उस बात पे तय करेगा कि सरकार चलाने वाले आदमी की नीयत कैसी। भाजपा नीयत के मामले में इतनी गंदी पार्टी है कि शायद माफिया, चोर, लफंगों की नीयत इतनी खराब नहीं होती होगी जितनी भाजपा की। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री थे, उनके गृह मंत्री हुआ करते थे हरेन पंड्या जी। हरेन पंड्या जी बहुत पॉपुलर लीडर थे, उनको जनता मोदी से ज़्यादा पसंद करती थी। किस तरह से उनकी हत्या हुई है, अगर कैरावन मैगजीन के डिटेल्स पढ़ेंगे आप, और आज तक हरेन पंड्या जो कि गुजरात के होम मिनिस्टर थे, उनकी हत्या का एक भी हत्यारा नहीं पकड़ा गया। कैसे इलाके में रहते रहे होंगे, कितनी सुरक्षित इलाकों में रहते रहे होंगे, और एक राज्य के होम मिनिस्टर थे, उनकी हत्या के बारे में कोई नहीं जानता। पुलवामा हुआ, 44 भारत के सैनिक मारे गए, वो जंगल में पिकनिक मना रहे थे। नवाब मलिक ने कहा कि ये हो गया है, बोले रुक जाओ, चुप रहो, मैं बोलूँगा। आप क्यों बोलोगे? राज्यपाल को हक नहीं बोलने का? फौजियों को एक प्लेन नहीं मिल सकता? आप तो प्लेन से कहाँ कहाँ घूमते हो। फौजियों को हक नहीं है, देश की सुरक्षा में काम कर रहे हैं, 24 घंटे बिता रहे हैं। फिर जांच में क्या निकला? जांच में एक भी दोषी नहीं। 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ गया हिंदुस्तान में, भारत का प्रधानमंत्री नहीं जानता है। भाजपा कहती है इस बार 400 पार, तो अपोजिशन इस पे क्या कहता है? 100 पार। देखिए, आप 600 पार कहो तब हम मानेंगे कि आप अपनी बात पे पक्के हो, ईवीएम के भरोसे वोट जीतते हो। तो 540 से 600 पार करो ना, राज्यसभा भी उसी ईवीएम से ले आओ। ये चीज़ स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि आप जनता से सरोकार नहीं है, अपनी मशीनों के दम पे 400 पार करो। इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी हैं, अटल बिहारी चुनाव हार चुके हैं, दीनदयाल की हत्या हो चुकी है इस देश में। तो ये देश 400 पार नरेंद्र मोदी ने कह दिया, मान लेगा? कोई मानने को तैयार नहीं है। जनता जब तक बैलेट पेपर में इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट नहीं बता दे, किसी को बोलने का हक नहीं है इस प्रजातंत्र में कि मैं जीत जाऊंगा। निश्चित रूप से तुम कोई ऐसा माध्यम से जीत रहे हो जो जनता के नियंत्रण में नहीं है। तो ये तो एक फॉल्स प्रजातंत्र चल रहा है ना, इसको स्यूडो डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने आज तक अपना चुनाव आयुक्त कैसे चुनना है नहीं जान पाया। आज हम 75 साल के आज़ाद भारत में बैठे हैं, आज भी जो चुनाव आयुक्त चुना गया है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच की इच्छा के विपरीत चुना गया। 2 आदमी हैं, एक नरेंद्र मोदी का वोट है, एक अमित शाह का वोट है, एक नेता प्रतिपक्ष का वोट है। तो 3 के वोटिंग में 2 तो जीतेंगे, वही रंगा और बिल्ला का वोट देश में चुनाव आयुक्त तो तय कर देगा। फिर काहे का चुनाव करा रहे हो आप? 400 भी तुम ला रहे हो, अरे 540 ले लो ना, हम सदन को पेड़ के नीचे चला लेंगे। भारत का नागरिक बेवकूफ़ नहीं है, वो मर्यादित है, पर उसको जब उबाल आता है तो बड़े बड़े शासकों के जो मुकुट होते हैं ना, जनता की ठोकरों में मिलते हैं। ये होने वाला है। अगर 400 पार आए तो भारत के राजा का मुकुट जनता की ठोकरों में होगा, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ईडी मामले पे राजनाथ सिंह ने कहा कि ईडी एक फ्री एजेंसी है, वो टोटली फ्री है। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी जेल के अंदर। राजनाथ के मुंह में आज़ादी है क्या? कुछ बोलते हैं। भारत की सेना के साथ नेपाल की सेना एक्सरसाइज करने से मना कर रही है। मालदीव का प्रधानमंत्री कहता है इंडिया आउट, बांग्लादेश में लोग कहते हैं इंडिया आउट। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सैनिक स्तर पर इतना अपमान आज़ाद भारत ने देखा नहीं। राजनाथ जी खुद आज़ाद हैं क्या? खुद उनके मुंह से कुछ बात निकलती है क्या सैनिक मामलों के बारे में? सेना में क्या वो अग्निवीर आ गए? राजनाथ सिंह का मुंह खुला? क्या सेना ने कहा कि अग्निवीर हमें स्वीकार है? सेना ने सीधे मना किया था कि गाजर मूली की तरह मत काटो हमारे बच्चों को। 4 साल की ट्रेनिंग ही पर्याप्त है लोगों को एक अच्छा फौजी बनाने के लिए। बच्चों को फौज में भेजोगे?
मशीन गनों से भूने जाएंगे, 4 साल बाद रिटायरमेंट दे दोगे। आप 90 साल के होगे तब भी 47 तक वो सीएम बने, पीएम बने रहना चाहते हैं। कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं हम लोग? रीवा लोकसभा की अगर हम बात करें तो आपको रीवा लोकसभा में क्या मुद्दे नजर आते हैं जिस पर एक नेता होने के नाते मतलब उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? आज़ाद भारत में आज अगर प्रगति का कोई मार्ग है तो शिक्षा से है। शिक्षा पे भाजपा का कोई ध्यान नहीं। चिकित्सा, अगर जनता की सेवा करनी है तो केवल एक मार्ग है, चिकित्सा। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से अरे बच्चों का वैक्सीनेशन बंद है 1 महीने से। अभी मान बहादुर भाई जी बता रहे थे, ये स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्यकर्ता, कि 1 महीने से वैक्सीनेशन लगाने वाले कर्मचारी हड़ताल पे हैं, तो बच्चों का वैक्सीन शेड्यूल मिस हो रहा है। और डीसीएम स्वास्थ्य मंत्री रीवा में बैठा हुआ है, रीवा में वैक्सीनेशन बंद है बच्चों का। इनको सरकार बस पैसा कमाने के लिए चलानी है। जनहित या जन कल्याण की सरकार इनके दिमाग में ही नहीं है। मुद्दे पूछे आपने, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, बिजली, किसान, एमएसपी, आवारा पशु, किसी पे भाजपा का कोई इंटेंशन दिखता है काम करने का? आज आपको मालूम है भारत में बेरोजगार कितने हैं? 90 करोड़ आदमी पीडीएस का दाना खा रहा है। अब 20 करोड़ आदमी ऐसा फालतू बेकाम बैठा हुआ। जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो, उसमें अगर 110 करोड़ आदमी बेरोजगार है, किससे संभलेगा वो? किसी सत्ता में ऐसी ताकत नहीं है कि 110 करोड़ लोगों को रोजगार दे सके। पहले कृषि हमारा, स्टार्टअप इंडिया में ये मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारी इंडिया समझाता हूँ। अगर आपके पास आइडिया है और कोई टेक्निक का मॉडल है तो उसमें सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब, ये सब आइडियाज़ हैं। आइडियाज़ को विश्व में कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी अपने हक में क्यों लेना चाहते हैं कि स्टार्टअप में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की, एलन मस्क को कोई सरकारी मदद मिली है क्या? दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे ना। तो टेक्नोलॉजी भी भाजपा का हिस्सा हो गया क्या? स्टार्टअप मैं सच बताऊं कि भाजपा को सच में विकास ही नहीं आता कि विकास होता क्या, वो डेफिनेशन ही नहीं जानते। यहाँ का डिप्टी सीएम कहता है कि होंडा के स्कूटर बिकने में हमने गिनीज रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़त्म कर दोगे तो हर आदमी होंडा खरीदेगा, अपनी गाड़ी से जाएगा, कैसे उसको बस ऑटो मिलेगा? फिर कहते हैं जेसीबी नंबर 1 में बिक रही, इतना विकास हो रहा है। आदमी बेरोजगार पड़ा है, कहता है चलो बाप की पेंशन से एक मुश्त जो मिला है उससे जेसीबी खरीदते हैं, मजदूरी करके पेट चलाएंगे, मिट्टी खोदेंगे। तो इंजीनियर, पीएचडी होल्डर, डॉक्टर भी जेसीबी चला रहा है। कहते हैं रेल ला दिए। रेल फाइनेंशियल मॉडल है, एक उपक्रम है जो प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट जहाँ उसको मिलेगा वहाँ रेल जाएगी। जन कल्याण के लिए रेल नहीं बनी। आप सीधी से रीवा कब ट्रेन चलेगी देख लेना। मैं कह रहा हूँ कि 15 साल केवल एक ईएमयू चलेगी, कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी सीधी से, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी नहीं है। कह रहा हवाई जहाज आ रहा, बड़ी प्रगति करवा रहे हैं हम। हवाई जहाज अपना धंधा करने यहाँ आता है, वो प्रॉफिट कमाने वाला आदमी। आपका बैग ना 1 किलो भारी हो जाए तो आपसे 700 रुपये ले लेगा वो सरकार का उपक्रम नहीं है, वो पैसा कमाने यहाँ है। अचानक यहाँ कोई आश्रम खुल जाए जहाँ बहुत लोग आने लग जाए तो उसको पैसा मिलने लग जाए तो 4 एयरपोर्ट खुल जाएंगे। ये सरकार के काम नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग PSUs हैं, कमाने के लिए आते हैं यहाँ पे। ये सरकार का कोई योगदान नहीं है इसमें। कहते हैं रीवा महानगर बन रहा है, फ्लाइट कैसे आई? रिमोट कनेक्टिविटी प्लान। जो सुदूर क्षेत्र हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एयर ट्रैवल की सुविधा दी गई। अगर सरकार कह रही है कि सुदूर एरिया है तो महानगर कैसे है? महानगर कोई सुदूर एरिया होता है क्या? आप देख लेना, इसको वेरीफाई कर लेना। रिमोट कनेक्टिविटी स्कीम के तहत रीवा, पन्ना, सिंगरौली, इन सब में प्लेन्स आए। वो कह रहे हैं कि प्लेन दिखा के बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि चलो चलो महानगर बन गया, महानगर बन गया, जागो। महानगर ऐसे नहीं बन जाता। मऊगंज जिला खोला है, फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं, तहसील की बिल्डिंग्स नहीं, गर्म पानी भर के इंजेक्शन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के पास स्पेस नहीं। ऐसे नाम बताने से जिला बन जाता है क्या? एक जिले को क्या चाहिए? कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, अस्पताल चाहिए बड़े। यहाँ आपके टीआई को थाने में गोली लगती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है। मतलब सरकारी इलाज का सिस्टम इस लायक नहीं है ना कि एक इमरजेंसी हैंडल कर ले। तो क्या जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं? रीवा सुपर स्पेशलिटी को यहाँ की स्पेशलिटी बताई जाती है रीवा की। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, तो उन्होंने 50 सुपर हॉस्पिटलिटीज़ केंद्र के मंत्रालय का ने तय किया कि बनाएंगे। कोई रीवा के लिए प्लान चीज़ नहीं। और सुपर स्पेशलिटी कर क्या रही रीवा में? अगर एक सैनिक को या भारत के पुलिस वाले को गोली लगती है तो सुपर स्पेशलिटी कैपेबल होना चाहिए। हार्ट के आसपास गोली लगी थी, सर्जरी करने के लिए सर्जन्स होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए। कौन डॉक्टर आके रीवा में प्रैक्टिस करना चाहता है? वो बाहर 5 लाख कमाता है, यहाँ हमारी सैलरी 3 लाख। स्टाफ बता दो, स्टाफिंग बता दो। डीन कहता भैया इतनी सुविधाओं में नहीं चला पा रहा हूँ मैं। और रोज़ कहानी, रोज़ अखबार में देख रहा, टाइल्स गिर रही है, ये गिर रहा, अपने आप गिर रहा। तो जनता को ये बहुत बेवकूफ़ समझते हैं। रीवा ने ना अंग्रेज़ों की गुलामी करी है,
ना ब्रिटिश की गुलामी करी है और ना नरेंद्र मोदी की गुलामी करेगी। वो कहते हैं मैं खड़ा हूँ लेके सरकार चलाऊँगा, और जनता कहती है कि वो रबर स्टैम्प है। तो जो पैर में पहनने वाली लचीली चीज़ जो रबड़ की बनी होती है वो चप्पल कहलाती है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि रीवा की प्रबुद्ध जनता एक चप्पल को वोट कर दे? नहीं, थोड़ा सम्मान लीजिए अपने सांसद को, नोटा में वोट ले लीजिए। हम तैयार हैं, नोटा में सांसद जी को वोट दे देंगे, पर यहाँ बदलाव करना पड़ेगा। अच्छी सोचिए, कांग्रेस पार्टी ने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत सहयोग किया, उसी ने संविधान दिया, उसी के सारे पदाधिकारी थे। 663 लोग जो कॉन्स्टिट्यूंट उसमें बने थे कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी में, वो सारे ज़्यादातर कांग्रेस के लोग रहे होंगे, बुद्धिजीवी थे। तो जिस पार्टी ने आज़ादी दी, जिस पार्टी ने संविधान दिया, संविधान खतरे में आएगा तो हमको उस पार्टी को आगे करना पड़ेगा। थैंक यू। तो जी कहिए। समस्या और समाधान ये तो अनंत हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। दोषारोपण, मेरा ये कहना है कि जो मेन सवाल है आप लोग कभी चर्चा नहीं करते हैं। वैसे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हम लोगों की बात को देश तक पहुँचाने के लिए आप संघर्ष कर रही हैं और हम लोगों के बीच में हैं। क्या है आपके हिसाब से प्रमुख सवाल, क्या होना सवाल ये है कि मोदी जी जो कॉन्फ्रेंस जनता की बात को कभी सुनते नहीं, जनता की कभी बात करते नहीं हैं। कौन सी बात करते हैं वो? मन की बात। मन की बात क्यों करते हैं? काम की बात क्यों नहीं करते? काम की बात इसलिए नहीं करते कि काम की बात करेंगे तो वो काम करना पड़ेगा, इसीलिए वो मन की बात करते हैं ताकि जनता भ्रमित रहे, जनता सच्चाई से अवगत ना हो। इसीलिए वो उनका नौटंकी, उनका मन की बात और ये सारे चीज़ उनके उपक्रम चलते रहते हैं। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए कि मन की बात प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, क्यों ये कॉन्फ्रेंस में वो जनता का सवाल या पत्रकारों का सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं। ये बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, करवाएं। धन्यवाद मैडम। थोड़ा सा जी। देखिए, पहली बात तो जनार्दन जी को जनता पसंद नहीं कर रही है। वजह कुछ भी हो, पसंद नहीं करती है। जबरदस्ती का उनको टिकट दिया गया है, चुनाव जिताने का पूरा प्रयास किया गया है और चुनाव जीतेंगे भी, ये भी बता दें। पूरा उनका सिस्टम सब अपनाया गया है, पहले से तय है बिल्कुल। ये मान लीजिए उनका मशीनरी सेटिंग है, सब ईवीएम पूरी सेटिंग है। आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे वोट डालिए, कुछ कर लीजिए, देख लीजिए आप रिजल्ट। ये जनता कह रही है। हाँ, लोकतंत्र पे बड़ा सवाल है। हाँ, आप गारंटी ले लीजिए, कहते रहे मोदी जी की गारंटी की 400 सीटें क्रॉस। अब क्या कहेंगे आप? जनता वोट डाले या चाहे ना डाले, उनको चुनाव जीतना निश्चित मान लीजिए आप। वो चोरी चमारी से करके सब चुनाव जीत लेंगे, पूरा सेटिंग बना हुआ उनका। आप देख लीजिए, जहाँ भी होता है सब मार्क पोल में देख लीजिए, चेकिंग कर लीजिए। ईवीएम पूरा घोटाला चल रहा है, क्या करेंगे आप? वो चिप निकाल, कोई मीडिया नहीं, कोई पत्रकार नहीं, कुछ नहीं कर सकता उसमें, सब फाइल है। अभी कल ही केरला में कोई चुनाव शायद हुए हैं, वोटिंग हुई है कल ही, उसमें जो है तो माने जितने भी मार्क पोल जो शुरू में किए जाते हैं तो उसमें जो वोट डाले जा रहे हैं सारे के सारे भाजपा में जा रहे थे, ईवीएम में पकड़ी गई है फॉल्ट। जी। मान्यवर, आपको पता है कि जनता की समस्याएं एक स्वास्थ्य को लेकर के है, एक राजस्व को लेकर के है और एक ये जो पुलिस रक्षा से संबंधित है। ये सरकार तीनों में फेल है। स्वास्थ्य में देखिए, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, वो हम उनकी बात नहीं करते, वो क्या करते हैं। मैं यहाँ का जो अस्पताल है, बिल्डिंग होने से कुछ मतलब नहीं है। हार्ट का ऑपरेशन हो, हार्ट की कोई बीमारी हो, फेफड़े की लंग्स की कोई बीमारी हो, लीवर की कोई बीमारी हो, लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? या बॉम्बे जाएं, या दिल्ली जाएं, या नागपुर जाते हैं। यहाँ 7-8 बस डेली नागपुर के लिए जाती हैं, फुल भर के यहाँ मरीज। लेकिन यहाँ पर अगर कोई अचानक गंभीर बीमार हार्ट का पेशेंट हो जाए, उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाए, तो वो उसका ट्रीटमेंट वो यहाँ पे दम तोड़ देगा। इसी तरीके से राजस्व में आप देखें तो राजस्व में इतना घपला है। आप राजस्व में ये जो कलेक्ट्रेट है भवन, वहाँ पर जाएं आप, तो मुझे लगता है कि न्याय नहीं मिलता लोगों को, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे वो एसडीएम हों, चाहे वो उसे बड़े अधिकारी हों। अब पटवारी की तो बात मैं नहीं करता हूँ कि कितना कहाँ तक वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। आज बिना घूस दिए वहाँ पर कोई काम हो नहीं सकता। मैं तो आश्चर्य, आप रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पर कमीशन लगता है 1%। आखिर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो सारे भ्रष्टाचार और
आपको एक भी नागरिक से, रजिस्ट्री ऑफिस में आप खड़े हो जाइए, किसी भी व्यक्ति से सवाल करें आप, एक भी व्यक्ति अगर कह दे कि घूस नहीं लगता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है राजस्व में, पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मैं उसके लिए क्या कहूँ। तो सब लोग जानते हुए भी कितना भ्रष्टाचार है, इतनी महंगाई है और इतना स्वास्थ्य की समस्या है, इसके बावजूद ही वोट दे रहे हैं। ये हमको पता नहीं चल पा रहा है कि लोग इसके बावजूद भी क्यों वोट दे रहे हैं। लोग या तो जानते नहीं, दैट इज या तो जनता मूर्ख है या जनता समझती नहीं है, दो ही बात है इसमें। अदरवाइज कि जनता ये दैट इज ए फूल एंड अदरवाइज, या तो जनता मूर्ख है या जनता समझती नहीं है। यह जानती है कि घूस ले रहा है, घूस दे रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जनता क्या है कि जनता अपने गलती को छिपाने के लिए कह देते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम जो है मूर्ख हैं, इसलिए ऐसा गलत हो रहा है। यह देखिए कितने मुकदमे चल रहे हैं, लोग ज़मीन बेच देते हैं, फिर कहते हैं हमने बेचा नहीं, हमको रुपए नहीं दिए हैं, और इस तरीके से कितने केस लंबित हैं। न्यायालय पूरा भरा हुआ हो और सुनवाई नहीं हो रही है, एक पुश्त, दो पुश्त, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी खत्म, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा और ये मुकदमा का क्रम चल रहा है। आप जैसे बिटिया और तो ये कुछ दिनों में ये देखिए, अभी जो पत्रकार थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे, जो जनता की आवाज़ को पहुंचाते हैं, बताते हैं, जनता पटल तक रखते हैं, और उनका लापता हो जाता है, बोल नहीं पाते, या तो उनको निकाल दिया जाता है या कि वो अपनी बात नहीं कर पाते। ये क्या है सब? जनता समझती है तो जनता को तय करना है। अब जनता किसको तय करे? जानते हैं बेटा, अभी हम लोगों का सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक के नाम क्यों काटे जाते हैं? क्यों? अब यही तो हम सरकार से आप लोग पूछिए कि अल्पसंख्यक के वोट बिल्कुल, जनता का काटे सवाल जाते हैं। सरकार से सीधा रहेगा, आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से सरकार पे सीधा सवाल रहेगा। तो ये हमारे साथ रीवा लोकसभा सीट से रीवा की जनता थी, जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात क्यों करते हैं, वो काम की बात क्यों नहीं करते हैं, और भी कई अन्य ज़मीनी मुद्दों पर बातचीत हुई। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले 6 दिनों में दूसरे चरण में जब रीवा लोकसभा में वोटिंग होगी तो किसका पलड़ा भारी रहता है। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ हिंदुस्तान 24।